Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, my name is Muhammad Irfan Anwar and I am your chemistry teacher. फंगैट स्कीम ऑफ स्टडीज़ के मुताबिक आज जो लेक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो हमारी केमिस्ट्री बुक 2 के चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट अल्केन्स से एसोसिएटेड है। अल्केन्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट और एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से उसकी स्टडी जो है वो किस तरह करनी है वो हम अभी देखते हैं। तो अभी हम अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है फैट फॉर्मिंग, लेकिन आम केमिस्ट्री की इस्तिलाह में इसे कहते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, जैसे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में पहले पढ़ा था। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स में जो फर्स्ट क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स की। आपके सामने लिखा है मैंने अल्केन्स। ये जो 3 पॉइंट्स मैंने एलैबोरेट किए हैं, द जनरल फार्मूला इज CnH2n+2। कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है CnH2n+2। द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन्स बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव। इनकी रिएक्टिविटी के बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन इनके इंट्रो में इस चीज का जानना जरूरी है। दिस कैन बी अ MCQ। हम जनरल बात स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर से। मेथड ऑफ नेमिंग। व्हाट डू यू मीन बाय नोमेनक्लेचर? मेथड ऑफ नेमिंग। हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर 2 तरह का होता है, एक कॉमन नेम्स होते हैं और दूसरा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नेम्स होते हैं। तो कॉमन नेम्स में हम सिंपल 1-2 एग्जांपल आपको क्लैरिफाई कर दूंगा बिकॉज दिस इज एन एंट्रेंस लेक्चर एंड यू बेटर नो दैट। मीथेन CH4, इसको हम मार्श गैस या बायोगैस या नेचुरल गैस कहते हैं, जो आपके सामने मैंने लिखा है। कॉमन नेम है, ट्रिवियल नेम है, रिवायती नाम है, कोई कानून लागू नहीं होता, जहां से इसको निकाला गया उसके मुताबिक कंपाउंड का नाम। जैसे पाकिस्तान में ये बलोचिस्तान में सुई के मुकाम से निकलती है तो उसको सुई गैस पाकिस्तान में बोला जाता है, बट जनरल नेचुरल गैस कॉमन नेम है। इसी तरह ब्रांच स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा है, दिस इज कॉल्ड एज आइसोपेंटेन, क्योंकि ब्रांचेस आ गई हैं इस पैटर्न में। सिमिलरली आइसोब्यूटेन। तो दिस इज अ कॉमन नेम मेथोडोलॉजी जो कि अल्केन के हवाले से इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे पेंटेन, एन पेंटेन भी होता है, ब्रांच आ जाए तो आइसोपेंटेन भी होता है, इसके अलावा नियोपेंटेन भी होता है। तो जहां पे वर्ड्स आइसो, नियो, एन आ जाए तो दे आर द कॉमन नेम्स। अब हम अल्केन्स के इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ेंगे। आईपैक नेम्स, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के वजह करते हैं रूल्स के मुताबिक जो नेम्स हैं अल्केन्स के वो बड़े सिंपलेस्ट मेथोडोलॉजी है। फॉर एग्जांपल मैं रूल पढ़ूंगा और यहाँ पे मैं इनके एग्जाम्पलीफाई करूंगा। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कोई भी कंपाउंड हो तो सबसे पहले उसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट की जाती है। मसलन अभी हम प्रीवियस बोर्ड पे चलते हैं तो आप ये देख रहे हैं एक कंपाउंड, लेट सपोज मैं इसकी बात करूं तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। डायरेक्ट कनेक्शन में जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आती है वो ये होगी। हमारे पास 1 2 3 1 2 3 स्ट्रेट अवे डायरेक्ट कनेक्शन में जो चेन आ रही है दैट इज दिस वन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। एंड सेकंड रूल, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द साइड क्लोजर टू द सब्स्टिट्यूएंट। आप उस साइड से नंबरिंग करेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट के करीब हो, या वी विल स्टार्ट नंबरिंग इन अ वे दैट द सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोअर लोकेटर पोजीशन। मतलब 1 2 3 तो 1 हम मार्क करेंगे, या 1 तो ऑप्शन होती नहीं, 2 और 3 के दरमियान में 2 को मार्कअप करेंगे, लोअर लोकेटर नंबर। मिसाल के तौर पे दिस एग्जांपल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब अगर मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करता हूं 1 2 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आता है। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 1 और 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आता है, बट आई विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द साइड फ्रॉम दिस 1 2, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट की लोअर पोजीशन आनी चाहिए। अब यहां से मैं जिधर मर्जी से नंबरिंग कर लूं, दोनों सूरतों में हमारे पास नंबर 2 पोजीशन पर ही सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो पहला रूल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एंड सेकंड रूल numbering the chain, and numbering will be done from that side which is closer to the substituent.
अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेम द सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट एंड राइट द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट बिफोर इट्स नेम। जो हमने सब्स्टिट्यूएंट चूज किया है उसका नाम पहले लिखना है। अब इनके बारे में तमाम बातें समराइज करते हैं। नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी द नेम ऑफ द चेन। ये जो मेन चेन सिलेक्ट की है ये कंपाउंड का नेम है, और बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका नाम हम पहले लिख लेंगे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का इजी पैटर्न है। अगर हमारे पास 2 या 3 एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, मसला मीथाइल चेन है या ईथाइल है, तो हम उनको इकट्ठा करके लिखेंगे डाई ट्राई टेट्रा की फॉर्म में, और अगर डिफरेंट हैं तो हम उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। सिर्फ आपके पास जब नेमिंग करेंगे, जब आप नोमेनक्लेचर लिखेंगे, तो आपने कहाँ पे कोमा लिखना है, कहाँ पे हाइफन लिखना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। वर्ड्स के दरमियान कोई स्पेस नहीं आएगी, वर्ड्स और डिजिट के दरमियान में हाइफन आएगा, और 2 डिजिट्स के दरमियान में कोमा आएगा। ये पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने हैं, और एंट्रेंस टेस्ट में इन पॉइंट्स के बेस पर भी क्वेश्चन किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैं इन कंपाउंड्स का नाम करता हूं और हमारी क्लैरिटी होती है। वॉच दिस, ये मेरे पास मेन चेन सिलेक्टेड है, मैंने इसका नाम करना है। इसका 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं, तो आई विल कॉल इट ब्यूटेन। लेकिन मैं ब्यूटेन पहले नहीं लिखूंगा, पहले मैं इसके सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखूंगा। ओके, सब्स्टिट्यूएंट एक ही है, मीथाइल। ओके, मैंने लिखा मीथाइल। नहीं, यहां पे मुझे पहले उसकी पोजीशन लिखनी है। सो आई विल राइट इट्स पोजीशन फर्स्ट, कि इसकी 2 पोजीशन पे मेरे पास मीथाइल है। फर्स्ट जो लेटर है नेम का, दैट विल बी अ कैपिटल लेटर। उसके बाद कोई वर्ड कैपिटल नहीं होगा, ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। 2 मिथाइल एंड देन विदाउट एनी स्पेस मैं चेन का नाम लिख दूंगा। दिस इज द आईपैक नेम, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस तरह इसका नाम है। पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट 2, सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइल। अब मिथाइल नेम का पहला वर्ड है तो कैपिटल एम लिखा जाएगा। उसके बाद चेन का नेम मिथाइल प्रोपेन। तो ये आईपैक नेमिंग के हवाले से कुछ एग्जांपल्स, सिंपलेस्ट एग्जांपल्स जस्टिफाई किए हैं। इस तरह डिफरेंट कंपाउंड्स भी आपके सामने आ सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ द अल्केन्स, जो कि हमें जानना चाहिए, बड़ा सिंपल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसको डिफाइन करते हैं कि वो है क्या, फिर उसका जर्नल फार्मूला, फिर उसका मेथड ऑफ नेमिंग, और उसके बाद जो सबसे अहम बात होती है कि उसको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो अल्केन्स की प्रिपरेशन जो कि आपकी बुक में दी गई हैं वो मैंने चंद लिखी हैं यहाँ पे, और इनको मैं लिखने के बाद इनके अहम पॉइंट्स आपको डिस्कस करूंगा। एंड आफ्टर दैट प्रिपरेशन कंप्लीशन मैं कुछ एमसीक्यूज आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने लिखा हाइड्रोजिनेशन ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हमने कहा कि हमारे पास अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसमें मैक्सिमम परसेंटेज हाइड्रोजन की होती है कार्बन से, इसमें चीजों को मैक्सिमम ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें एडिशन हो नहीं सकती मजीद। अल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हमने बनाना है अल्केन, तो हम कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक अल्कीन, आप देख रहे हैं मैंने अल्कीन लिखी जिसमें डबल बॉन्ड है। यहां पे आप ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन भी यूज कर सकते हैं। अगर आप अल्काइन यूज करेंगे तो आपको 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड में ऐड करने पड़ेंगे, और अगर आप अल्कीन यूज करेंगे तो आपको 1 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। आपके पास वो कंप्लीटली सैचुरेटेड अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अल्कीन जर्नल फार्मूला लिखा, उसमें हाइड्रोजन ऐड होती है और अल्केन बन जाती है। लेकिन कैसे, ये रिएक्शन किस तरह होता है, किस कंडीशन में होता है, वो जानना जरूरी है, और वही हमारे एमसीक्यूज है। मसलन कैटलिस्ट यूज्ड मैंने अलहदा कर दिया। अब सेम रिएक्शन लिखेंगे, यहां पे प्लैटिनियम लिख देंगे। एक्सपेंसिव मेटल है, इसलिए आमतौर पे ये इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज नहीं होती। प्लैटिनम मेटल यूज कर लेंगे, सेम ये भी एक्सपेंसिव है। या प्लैटिनम मेटल लिख दें, रिएक्शन गुड, या प्लैटिनम लिख दें, और इसकी कंडीशन इंपॉर्टेंट है, दे आर अकरिंग एट द रूम टेम्परेचर। प्लैटिनम और प्लैटिनम दे आर एट रूम टेम्परेचर, हमारे पास रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा। एक्सपेंसिव मेटल है,
इसका पॉपुलर एमसीक्यू जो अभी आपको मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, आपकी बुक में भी है, आप अभी भी नोट कर लें कि हाइड्रोजनेशन इज अ प्रोसेस जिसमें हम इंडस्ट्री में वेजिटेबल घी प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। हमारे पास जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उनकी हाइड्रोजनेशन करके हम वेजिटेबल घी प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि वो सैचुरेटेड होता है। तो प्लैटिनियम और प्लैटिनियम कैटलिस्ट तो बहुत एक्सपेंसिव हैं। फॉर दैट एक साइंटिस्ट एक रिएक्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया, सेबाटियर-सैंडर्स रिएक्शन। इन दो साइंटिस्ट ने मिलके एक नया कैटलिस्ट डिस्कवर किया एंड दैट वाज द निकल एट 200 and 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें टेम्परेचर रूम टेम्परेचर नहीं है, लेकिन जो निकल मेटल यूज की गया दैट इज क्वाइट चीपर मेटल। तो सेम रिएक्शन निकल के साथ हो सकता है, बस आपको टेम्परेचर 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड देना होता है एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसका नाम है सेबाटियर-सैंडर्स रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन से अल्केन्स बन सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास अल्केन्स की प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स क्या कंपाउंड्स होते हैं जिसमें अल्काइल चेन के साथ हैलोजन एटम लगा हुआ हो, तो दे आर कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड्स। हम इससे अल्केन्स बना सकते हैं। कैसे? इससे अल्केन्स बनाने के दो प्रोसीजर्स हैं। नंबर वन, यूजिंग जिंक प्लस HCl। मैं यहां पे जिंक प्लस HCl कंडीशन लिख देता हूं, रिएजेंट लिख देता हूं जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। अल्काइल हैलाइड का इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में हैलोजन एसिड बनता है। क्या होता है, किस तरह होता है? इनफैक्ट जिंक प्लस HCl आपस में मिलते हैं, दे कंबाइन टुगेदर, सॉल्ट बनता है जिंक क्लोराइड और साथ में एटॉमिक यानी नेसेंट हाइड्रोजन बनती है। ये रिएक्शन करने से जो नेसेंट हाइड्रोजन बनती है उसका एक हाइड्रोजन हैलोजन से अटैच होकर हैलोजन एसिड बना देता है और दूसरा हाइड्रोजन अल्काइल चेन के साथ अटैच हो जाता है। हम जानते हैं कि अल्काइल चेन सैचुरेटेड अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकालने से बनती है। जब उसमें एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो दोबारा वो अल्केन बन जाएगी। तो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स वी आर प्रिपेयरिंग द अल्केन्स। दूसरा मेथड जो अल्काइल हैलाइड के साथ से अल्काइल हैलाइड से हैलोजन बनाने का है वो है हाइड्रोजिनोलिसिस। हाइड्रोजिनोलिसिस इसमें बॉन्ड क्लीवेज होती है। बॉन्ड क्लीवेज मोलेकुलर हाइड्रोजन की। हाइड्रोजिनोलिसिस होता है प्लैटिनम चारकोल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स you are preparing the alkanes. If you are using platinum charcoal, then the molecular hydrogen get the cleavage of its bond. रिएक्शन पैटर्न देखने में वही होगा, एक हाइड्रोजन हैलोजन से मिलके हमारे पास हैलोजन एसिड बन जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन अल्काइल चेन से मिलके अल्केन बन जाएगा। बट इसमें बॉन्ड क्लीवेज होगी मोलेकुलर हाइड्रोजन की और यूं अल्काइल हैलाइड से इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम आसानी से अल्केन्स बना सकते हैं। इट्स अनदर पॉपुलर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ। हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन, नाम डी। जब भी किसी रिएक्शन में वर्ड डी आ जाए तो इसका मतलब है रिमूवल। डी कार्बो, रिमूवल ऑफ कार्बन, ऑक्सीलेशन ऑक्सीजन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिमूवल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। आपकी किताब में दो दिए गए हैं, इन दोनों को मैंने अंडर द वन पेज किया है। नंबर वन कैटेगरी बाय यूजिंग सोडा लाइम। ये क्या है सोडा लाइम? कास्टिक सोडा और क्विक लाइम का कंबिनेशन जो है दैट इज कॉल्ड एज सोडा लाइम। हम क्या करते हैं कि सॉल्ट ऑफ सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स, उनका जो सॉल्ट है उसको हम इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास NaOH प्लस RCOONA, आपके सामने रिएक्शन लिखा गया है। ये कॉम्बिनेशन इस तरह होता है कि COONA और NaO आपस में मिलकर सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं और ये वन हाइड्रोजन जो रिमेनिंग होता है ये अल्काइल चेन से मिल जाता है एंड वी आर गेटिंग द अल्केन्स। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, हमारे पास इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम होता है और यहाँ पे हमें थोड़ा सा टेम्परेचर भी देना पड़ता है, कैल्शियम ऑक्साइड को इस रिएक्शन में इसलिए ऐड किया जाता है कि विदाउट कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम
दिस रिएक्शन इज अ विगोरेंट रिएक्शन, बहुत अग्रेसिव रिएक्शन होता है। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि CaO is a type of a reaction which slows down or control the speed of the reaction। बहरहाल इस तरीके से हम by using soda lime generating the alkanes in front of you। तो आपको एंट्रेंस टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तमाम चीजों को अपने जहन में रखना है कि सोडा लाइम क्या होता है और ये क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेशन करता है, किसकी करता है, सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, जिससे हमारे पास क्या बनते हैं, अल्केन्स बनते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आते हैं, बाय कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। स्टूडेंट्स, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच आई एम गोना टेल यू, कि जिसमें हम अल्केन्स भी बनाते हैं, जैसा कि आपके सामने है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, अल्कीन्स भी बनेंगी जो हम आगे पढ़ेंगे, अल्काइंस भी बनती हैं। फर्क क्या है, फर्क सिर्फ रिएक्टेंट का है। अगर हमने कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस करना है अल्केन्स बनाने के लिए, तो हम सॉल्ट ऑफ द सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स यूज करेंगे। हम सॉल्ट ऑफ द सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, इसका कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, तो हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन्स बनेंगे। आई स्पीक द वर्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द सिमेट्रिकल अल्केन्स। अब देखें, सॉल्ट ऑफ द सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, द जनरल फार्मूला, कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है, आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं, A9 केटाइन अलग होते हैं, एनोड पे A9 जाते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन A9 है, एनोड पे जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, आप देख रहे हैं, और यूं फ्री रेडिकल बन जाता है। ये फ्री रेडिकल बनता है, तो इस फ्री रेडिकल में एक रिएक्शन होता है कि ये कार्बन अपना बॉन्ड इससे ब्रेकअप करके इसको फ्री रेडिकल रिटर्न करता है अल्काइल चेन को, और अपना इसके साथ बॉन्ड बना के कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में सिस्टम से अवेक कर जाता है। हमारे पास फ्री रेडिकल जब बनता है तो वो फौरन कार्बन डाइऑक्साइड बन के सिस्टम से बाहर चला जाता है और दो अल्काइल फ्री रेडिकल्स बच जाते हैं, ये दोनों आपस में मिलकर बॉन्ड बना देते हैं। यूं हम ये भी कह सकते हैं कि कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में जो रिएक्टेंट था उसको जब हम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस से गुजारते हैं तो हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन्स बनते हैं जिसमें चेन ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। बट वन थिंग इंपॉर्टेंट, इसको हम वुड्स रिएक्शन या फ्रैंकलिन रिएक्शन की तरह चेन डबलिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास जो कार्बन है वो रिमूव हुआ है, जो कि सॉल्ट कॉम्बिनेशन के साथ आपके सामने इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना है, हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन्स बनेंगे। और बाकी जो एट कैथोड ऑफ कोर्स हमारे पास सर्किट चल रहा है, जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे वो यहाँ पे आते हैं, हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है, वाटर विल रिसीव दीज टू इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलीजेस द हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। तो ये भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। हमारे पास कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और बाद में जो दो हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं वो आपस में कंबाइन करके कास्टिक सोडे में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दैट वाज द कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। इससे रिलेटेड बातों को अपने ज़हन में रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। वेल स्टूडेंट्स, हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स पढ़ रहे हैं और अभी हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स कुछ पढ़ी हैं। मज़ीद ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस हैं जो कि आपके लिए लिखी गई हैं। आप देख रहे हैं मेरे सामने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में पहले लिखा है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है कि जिसमें हायर एंड सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाई जाती हैं अल्काइल हैलाइड से। रिएक्शन आपके सामने लिखा गया है। हमारे पास अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इन दो अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स को अलहदा अलहदा लिखा है। ये दो अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर हम ड्राई ईथर नहीं यूज करेंगे तो फिर सोडियम मेटल अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन नहीं करेगी, ये खुद से दूसरे रिएजेंट से रिएक्शन करके डिफरेंट प्रोडक्ट बना देगी। सो वुड्स रिएक्शन के लिए तीन अहम बातें। वुड्स रिएक्शन अल्केन्स बनाते हैं, कौन से वाली? हायर एंड सिमेट्रिकल अल्केन्स, हायर एंड सिमेट्रिकल अल्केन्स। दूसरा, हमारे पास वुड्स रिएक्शन में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ये अहम पॉइंट है। सोडियम मेटल यूज होती है और देखें क्या होता है,
सोडियम मेटल अल्काइल हैलाइड के दो हैलोजन एटम्स को कनेक्ट करती है, सॉल्ट बनाती है, और जो रिमेनिंग दो अल्काइल चेन्स हैं ये आप देख सकते हैं ये आपस में मिलके अल्केन बना देती हैं। यूं हमारे पास हायर अल्केन बन जाती है। तो वुड्स रिएक्शन is another important biname reaction which is used for the preparation of the alkanes. बिल्कुल इसी तरह फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन बुक में नहीं है, बट चूंकि ये फंगेट की क्लास है और यहाँ पे हम हर वो पॉइंट जरूर डिस्कस करेंगे कि जो किसी तरह से भी पूछा जा सकता है एंट्रेंस टेस्ट में। फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स सिमिलर टू द वुड्स रिएक्शन, कोई फर्क नहीं है, बस जिंक मेटल यूज करनी है, सोडियम मेटल की जगह जिंक मेटल यूज करनी है आपने। दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, वही अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स हैं। ड्राई ईथर, ये रिएक्शन भी ड्राई ईथर ही की प्रेजेंस में होगा। रीजन इज द सेम कि मेटल रिएक्टिव ना हो जाए। जिंक मेटल अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल से दो हैलोजन एटम्स को रिसीव करके सॉल्ट बनाती है। ZnH2 Cl2 बन सकता है, Br2 बन सकता है, और उसी तरह दो अल्काइल चेन्स आपस में मिलके सिमेट्रिकल हायर अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ बाइनेम रिएक्शन व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द अल्केन्स, सिमेट्रिकल अल्केन्स, हायर अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अब आपकी बुक में क्लेमेंसन्स रिएक्शन दिया गया है। रिडक्शन है बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। यहां पे बहुत से पॉइंट्स में एलाबोरेट करूंगा। दिस इज नॉट अ सिंपल रिएक्शन, वेरी सिंपल। बुक में ये रिएक्शन सिंपल लिखा है, आई कॉपीड दैट सिंपली। क्लेमेंसन्स रिडक्शन, पहला तो आपने इसके रिएजेंट को याद करना है। क्लेमेंसन रिडक्शन एसिडिक मीडिया में होती है। जिंक अमालगम प्लस HCl इन एसिडिक मीडिया, वी आर गोइंग टू यूज दैट। हमारे पास कीटोन्स आर गोइंग टू रिएक्ट विद the nascent hydrogen which is being produced by the zinc amalgam and HCl's reaction. Zinc amalgam and HCl react together to produce the nascent hydrogen. ठीक हो गया। सो ये हमारे पास कीटोन्स इनके साथ कंबाइन करती हैं, हमारे पास रिडक्शन होती है। अब सिंपल ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। अभी तक मैं बुक के वर्डिक्ट बोल रहा हूं, कीटोन्स रिएक्ट विद द जिंक अमालगम एंड HCl, ये क्लेमेंसन रिडक्शन कहलाती है, एंड प्रोड्यूसेस अल्केन्स। सिंपल। अब गौर करें, इसमें जो कार्बोनाइल कार्बन है कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप, ये कन्वर्ट किस में हुआ है? मिथाइलिन ग्रुप में। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में कार्बोनाइल कार्बन मिथाइलिन में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप कीटोन्स यूज करेंगे, कीटोन्स जब रिड्यूस होती हैं तो उनका फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बोनाइल कार्बन है वो मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट होता है, अल्केन बनती है। सिंपली ऑक्सीजन रिमूव होती है, दो हाइड्रोजन उसके साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं और दो ऑक्सीजन की जगह ऐड हो जाते हैं। सिंपल। सिमिलरली वोल्फ-किशनर रिडक्शन है, आपकी बुक में यहाँ पे एल्डिहाइड्स लिखे हैं, हमने भी वही लिखा कि एल्डिहाइड्स, हाइड्रोजीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन बेसिक मीडिया में हो रहे हैं। वोल्फ-किशनर रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस QH यूज हो रही है, हाइड्रोजन रिएजेंट है, ये दोनों कंबाइन करके उसी तरह से नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करते हैं। और एल्डिहाइड्स वही दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसकी खाली जगह को दो हाइड्रोजन फुलफिल करके मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। इसे मिथाइल ग्रुप। जब हमारे पास एल्डिहाइड्स को रिड्यूस किया जाता है, एल्डिहाइड्स को, तो वी आर गेटिंग द मिथाइल ग्रुप। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, आई एम गोना कॉपी दैट नेक्स्ट वर्ड। इन दोनों के हवाले से आगे मैंने एक MCQ को भी रिप्रेजेंट किया है आप लोगों की एक्सप्लेनेशन के लिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या क्लेमेंसन रिडक्शन सिर्फ कीटोन्स की होती है? ऐसा नहीं है, एल्डिहाइड्स भी क्लेमेंसन रिडक्शन के थ्रू रिड्यूस होते हैं। बिल्कुल इसी तरह वोल्फ-किशनर रिडक्शन ना सिर्फ एल्डिहाइड बल्कि कीटोन्स को भी रिड्यूस करती है। तो इन प्रिपरेशंस की बेस के ऊपर कुछ MCQs हैं वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ताकि उनमें क्लैरिटी हो जाए और हमारे पास सारा डाटा एक जेन में आ जाए। सो हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। MCQ नंबर 1 में आपके लिए बोल रहा हूं जो मैंने लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस सिमेट्रिकल अल्केन्स? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस सिमेट्रिकल अल्केन्स? नंबर 1 अल्फा ऑप्शन, वुड्स रिएक्शन, हाँ प्रोड्यूस करती है, अभी पढ़ा। फ्रैंकलिन रिएक्शन भी प्रोड्यूस करती है, हाँ अभी पढ़ा। और अब से थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, अभी इससे पहले पढ़ा
Kolb's electrolysis, if you are going to use the salt of the saturated monocarboxylic acid and you are going to electrolyze that, Kolb's electrolysis, you are getting the alkanes, symmetrical alkanes. तो इसमें अल्फा बीटा चार्ली तीनों जो ऑप्शंस हैं, they are explaining all of them. तो इसका आंसर होगा if you want to get the symmetrical higher alkanes, तो ये सारी ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं. डेल्टा इज द आंसर. अब चलते हैं दूसरे एमसीक्यू की तरफ. ये मैंने क्लेमेंसन्स रिडक्शन लिखा है. क्लेमेंसन रिडक्शन इसलिए लिखा कि अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया है. क्लेमेंसन रिडक्शन इज यूज्ड टू रिड्यूस, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस ऑप्शन ए एल्डिहाइड्स, ऑप्शन बी कीटोन्स, ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम. सो डेफिनेटली इसका आंसर है जिसको मैंने अभी बोला, बोथ ऑफ देम. बोथ ऑफ देम. सिमिलरली अगर मैं यहां पे क्लेमेंसन की जगह वुल्फ किश्नर रिएक्शन लिख दूंगा, वुल्फ किश्नर में भी आंसर विल बी बोथ ऑफ देम, क्योंकि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों के दोनों रिड्यूस होते हैं. तो आपने ये भी अपने ज़हन में रखना है. कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस के हवाले से एक और अहम पॉइंट आपने ज़हन में रखना है. कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस से मीथेन प्रोड्यूस नहीं की जा सकती. द पॉपुलर एमसीक्यू ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट, which one of the following cannot be produced by Kolb's electrolysis. तो उनमें से कहीं पे ऑप्शन अगर आ जाती है मीथेन की, तो you will answer that मीथेन. क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ. अब हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स की. अल्केन्स तो सैचुरेटेड हैं. अल्केन्स उनमें कोई चीज ऐड तो की नहीं जा सकती. हाँ, अल्केन्स एडिशन रिएक्शन नहीं करेंगे. ओके, अल्केन्स रिएक्शन करेंगे? हाँ, करते हैं, क्योंकि दुनिया में हर कंपाउंड रिएक्शन करता है. लेकिन इनकी रिएक्शन को करवाने के लिए कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं. क्राइटेरियन टफ होता है क्योंकि ये स्टेबल हैं, ये इनर्ट हैं. अल्केन्स आर पैराफिन्स, लीस्ट रिएक्टिव. पूछा जाता है एमसीक्यू में कि व्हाई अल्केन्स आर द लीस्ट रिएक्टिव. तो दो रीजंस को मैंने एलैबोरेट किया. एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ सकता है कि अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज ऑप्शन ए द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड नेचर की वजह से. नंबर टू, इनर्टनेस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड. यस, बोथ ऑफ देम. मैंने रीजंस को लिखा कि अल्केन्स आर सैचुरेटेड, they are least reactive because they are saturated. They are not going to add, their carbon is satisfied, they are not going to react. And moreover, इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड होता है. कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड होता है. And if there is a sigma bond, definitely sigma bond में just imagine कि you have the bond, sigma bond, and two carbon atoms, and electronic cloud is in between the two nuclei, tightly held. It is not exposed. It's less vulnerable for attack. It cannot be attacked easily. So that's why alkanes are not going to break their previous bond. So that's why they are not going to react more. So alkanes are least reactive. They are paraffins because of the inertness of the sigma bond. और उसमें एक आप रीजन ये भी दे सकते हैं कि अल्केन्स में जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो नॉन पोलर इन नेचर होता है. उनमें पोलैरिटी डिफरेंस भी इतना नहीं होता. 0.4 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस होता है. वो नॉन पोलर होता है, उसकी पोलैरिटी नहीं होती. तो ये आप जस्टिफाई कर सकते हैं. लेकिन फिर भी रिएक्शंस तो करते हैं. अब अल्केन्स कौन से रिएक्शंस करते हैं? एज एंटाइटल्ड इन योर बुक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. पहला है कंबस्टन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. कंबस्टन भी एक तरह से ऑक्सीडेशन ही होती है. आपको कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ नहीं आ रहा तो ऑफ कोर्स यू कैन राइट द कंबस्टन बिकॉज ऑक्सीजन इज गोइंग टू रिएक्ट विद द हाइड्रोकार्बन. मीथेन गैस की मिसाल दी गई है. कोई भी हाइड्रोकार्बन आप फ्यूल यूज करते हैं इंटरनल कंबस्टन इंजन में, अल्केन्स को बर्न किया जाता है. तो मिसाल सिंपली उन्होंने मीथेन की आपको बता रहा हूँ. मीथेन ये हमारे हाउस होल्ड में, हमारे किचन में यूज होती है, गाड़ियों में सीएनजी में यूज होती है. दिस इज द गैस which is going to be burned and it produces the energy. कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है? साथ में 891 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. इसमें एनर्जी रिलीज होती है. If I'm gonna highlight that, so this is going to be released minus 891 kilojoules per mole energy. Now see this methane excess supply of air में, this is the important point. तो ये सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होगी. लेकिन अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है तो फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी.
मैं अगर आपसे एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चन पूछ लूं, एक डिस्कस कर लूं कि इफ मीथेन इज burned in the limited supply of air, then which one of the following gas will not produce? तो क्या ऑप्शन ए में अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड लिखूं तो आप समझ आएंगे ना कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में किसी भी सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में बनती है, याद रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस गैस, इट्स ऑडरलेस गैस, बट इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड कि जब आप किसी हाइड्रोकार्बन को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में बर्न करते हैं तो उससे ब्लैक स्मोक उठता है। व्हाई? दैट इज बिकॉज ऑफ द कार्बन ब्लैक। ये अनबर्न्ड कार्बन है, कार्बन ब्लैक, अनबर्न्ड कार्बन। कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई कलर नहीं है, इसकी कोई ऑर्डर नहीं है, इसकी कोई स्मेल नहीं है, इट्स कॉल्ड साइलेंट किलर। ये पॉइजनस है, ये ब्लड क्लॉटिंग करती है, इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे बाद में। बट राइट नाउ द ब्लैक कलर इज बिकॉज ऑफ दिस अनबर्न्ड कार्बन ब्लैक, और वो आपके सामने है। सो जब आप कंबस्शन की बात करेंगे किसी भी हाइड्रोकार्बन के, किसी भी अल्केन के, यू मस्ट कीप इन माइंड कि एक्सेस सप्लाई में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और लिमिटेड सप्लाई में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मैं लिखता हूं यहां पे, आपके पास डिफरेंट कैटलिस्ट यूज हो सकते हैं, बुक में अभी मेंशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे इसके कैटलिस्ट लिखूं तो कॉपर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दिस इज द कैटलिस्ट यूज्ड। Copper at 200 atmospheric pressure and 400 degree centigrade temperature, which is going to catalytically oxidize alkanes. मैंने कहा था alkanes are least reactive, but they are reactive. They need a tough criterion and condition, और आप देख रहे हैं कितना high temperature और कितना high pressure दिया है, और साथ में हमने copper metal को भी यूज किया है। Furthermore, dear students, मैं यहाँ पे आपको और बात बता दूं कि यहाँ पे alkanes में इस रिएक्शन के लिए ये कैटालिस्ट यूज किया गया है। अगले चैप्टर्स में सेम रिएक्शन एक और कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होता है जिसको हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4। हाँ, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4, उस रिएक्शन की प्रेजेंस में भी हम लोग, उस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में भी हम ये रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं, सेम रिएक्शन होगा। ये मैंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है मीथेन की मिसाल देके। कोई भी अल्केन, मिसाल के तौर पे ये मैंने मीथेन दी है, जब इस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हैं तो इन कैटालिस्ट का काम जो मैंने दो बोले, एक ये कॉपर ट्यूब में 400 डिग्री सेंटीग्रेड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4, ये जो मैंने बोले हैं इन दोनों में इनका काम होता है नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना, नेसेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन को जनरेट करना। ये एटॉमिक ऑक्सीजन अल्केन के साथ मिलती है, उसको रेलेवेंट अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अल्केन में हैं उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अल्कोहल में होंगे, यानी जितने कार्बन की अल्केन है उतने कार्बन की अल्कोहल बनेगी फर्स्ट स्टेप में कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज होके। क्लियर है? मीथेन से मीथाइल अल्कोहल, जिसे मेथनॉल कहते हैं, वो बनी। ये रिएक्शन रुकेगा नहीं, इट विल प्रोसीड ऑन। यहां पे वही कैटालिस्ट मौजूद है, कॉपर ट्यूब 200 एटमॉस्फेरिक 400 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये मीथाइल अल्कोहल नेसेंट ऑक्सीजन जो फर्दर प्रोड्यूस हो रही है बाय द कैटालिस्ट, इट्स गोइंग टू जनरेट एल्डिहाइड्स। तो हमारे पास मीथाइल अल्कोहल से फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है। जितने कार्बन का अल्कोहल होगा उतने कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो आपने ये भी याद रखना है। ये रिएक्शन नहीं रुकेगा, सेम प्रोसीजर, नेसेंट ऑक्सीजन अवेलेबल है, वो जो एल्डिहाइड बना है वो आगे ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर तो मैं मीथेन के अलावा कोई भी दूसरी अल्केन यूज करता हूं, लाइक ईथेन, लाइक प्रोपेन, ब्यूटेन, तो हमारे पास ये रिएक्शन अल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड एंड स्टॉप्स। लेकिन मीथेन वो वाहिद अल्केन है जिसमें रिएक्शन एंड तक जाता है और कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है। आपके पास जो फॉर्मिक एसिड बनता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड बने, दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये पॉइंट याद रखना है। मैं अगर आपसे एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चन पूछूं, मैं कहूं
कि which one of the following alkane is catalytically oxidized to produce carbon dioxide and water? Which one of the following alkane is catalytically oxidized to produce carbon dioxide and water? मैं मिसाल देता हूं, ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी ईथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो आप आंसर करेंगे अल्फा ऑप्शन मीथेन। Methane is the only alkane which is when catalytically oxidized, it produces the carbon dioxide and water. All other alkanes stops to produce higher fatty acids, that is the carboxylic acid. Clear? So this is an important point. अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ ताकि इसके फर्दर मजीद रिएक्शंस को देख सकें। नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स, एमसीक्यू याद रखना है, सिंपल सा रिएक्शन है। अल्केन्स की नाइट्रेशन होती है, हमारे पास नाइट्रिक एसिड यूज होता है एट 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो यू कैन राइट इट अप। क्या होता है हाई टेम्परेचर पे, ये वेपर फेज मेथड यूज होता है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मैंने नाइट्रिक एसिड जो कि HNO3 इस तरह भी लिखा जा सकता है, इसको मैंने बॉन्ड फॉर्म में ओपन करके लिखा है, इसका स्ट्रक्चर एलैबोरेट किया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली कि हमारे पास नाइट्रिक एसिड यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे OH इसका, और अल्केन्स जो भी हो जैसे मीथेन आपके सामने है, उसका हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन करता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है और साथ में हमारे पास नाइट्रोमीथेन बन रहा है। इंपॉर्टेंट लाइन, अनदर MCQ, ये तो मीथेन को वेपर फेज मेथड से हाई टेम्परेचर पे नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो नाइट्रोमीथेन बन गया, साथ में वन वाटर मॉलिक्यूल जो वो रिलीज हुआ है। बट यहाँ पे हमारे पास अगर मैं ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या हायर अल्केन्स यूज करूंगा, देन आई विल गेट द मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट। हमारे पास वो जो नाइट्रो ग्रुप बनाया है वो डिफरेंट पोजीशंस पे अटैच होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं प्रोपेन यूज करता हूं तो मेरे पास 1 नाइट्रोप्रोपेन भी बन सकती है, मेरे पास 2 नाइट्रोप्रोपेन भी बन सकती है, एंड सो ऑन। तो हायर अल्केन्स में आप मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट्स हासिल करेंगे जिसमें डिफरेंट पोजीशंस पे ज्यादा नाइट्रो ग्रुप्स लगे हो सकते हैं। बहरहाल नाइट्रेशन में ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखते हैं। What is the method used in the nitration? Vapor phase method, and it's a high temperature method. Number 4, halogenation of alkanes. Important reaction. इसका पूरा मैकेनिज्म आपकी बुक में ही भी है, एलाबोरेटेड है। यहाँ पे एंटिस्टेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ चीजों को फोकस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, और जो चीजें मैं बताऊंगा आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। Introduction of the halogen into the alkanes. Listen, I didn't speak addition of halogen ना, क्योंकि alkanes में addition नहीं हो सकती। मैंने यहाँ पे वर्ड बोला है introduction halogens। तमाम halogens, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये halogens, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, they react with the alkanes and they halogenate the alkane. They can be introduced into the alkanes. वो कैसे? In the presence of diffused sunlight or diffused light, कोई भी diffused light, monochromatic light। यहाँ पे आपसे मैं एक चीज लाजमी शेयर करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट है, बुक में एलैबोरेटेड नहीं है, बट दिस इज एन एंट्रेंस टेस्ट लेक्चर, तो इसमें लाजमी पता होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट यूज करेंगे, तो क्या होगा? If you are going to use the direct sunlight, you know what happens? The only product obtained will be HCl and carbon black. रिएक्शन इतना विगोरस और फास्ट होगा कि कार्बन ब्लैक बच जाएगा, तमाम हाइड्रोजन जोड़ के HCl में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब हम डिफ्यूज सनलाइट यूज करते हैं, आप देख सकते हैं सिंबल HNO डिफ्यूज सनलाइट का सिंबल है, तो उसमें क्या होता है? कोई भी हाइड्रोजन्स, अब यहाँ पे फ्लोरीन विगोरस रिएक्शन करता है, मोस्ट रिएक्टिव, मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर भी लिख दिया। फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव यूनिट, विगोरस रिएक्शन करता है। क्लोरीन उससे स्लो, ब्रोमीन उससे स्लो, और आयोडीन बहुत स्लो रिएक्शन करता है। आयोडीन बहुत स्लो, इट नीड्स मोर कंडीशंस टू रिएक्ट ऑन। इसलिए ऑर्डिनरी हमारे पास ब्रोमिनेशन एंड क्लोरीनेशन ऑफ द अल्केन इज मोर इजीली एंड कन्वीनियंटली एंड कंट्रोलेबली कैन बी डन। सिंपल प्रोसीजर है, इनिशिएशन है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन मॉलिक्यूल है, मोनोक्रोमैटिक लाइट आती है, इट कॉज होमोलाइसिस।
जब एक मॉलिक्यूल जो दो सिमिलर एटम्स के दरमियान हो उसका बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसको कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, क्लीवेज ऑफ द टू बिटवीन द टू होमो एटम्स, और उसके नतीजे में हमेशा फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे पास फ्री रेडिकल्स बनते हैं, होमोलाइसिस होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है, एंड वी नो दैट फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव। यहां पे एक एमसीक्यू बनता है कि अल्केन्स शो द फिनोमिनन ऑफ ऑप्शन ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो आप कहेंगे नहीं, अल्केन्स एडिशन नहीं कर सकते, अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन करेंगे। और कौन सी सब्स्टिट्यूशन? अल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करते क्योंकि स्टेबल हैं। अल्केन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, इनके लिए ज्यादा टफ कंडीशन चाहिए। किसकी? अल्केन्स शो द फिनोमिनन ऑफ free radical substitution because free radicals are far more reactive than any negative in the positive ion. क्लियर है? और free radicals are being generated by the homolysis. तो हमारे पास free radical बनते हैं। ये एक क्लोरीन फ्री रेडिकल अल्केन पे अटैक करता है। मिसाल के लिए मीथेन दिया गया इन योर बुक, कोई भी अल्केन हो सकती है। दिस क्लोरीन फ्री रेडिकल कंबाइन विद द हाइड्रोजन एटम ऑफ द अल्केन, HCl बनता है, और साथ में वो फ्री रेडिकल शिफ्ट कर देता है कार्बन पे। कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है और कार्बन को उसका इलेक्ट्रॉन रिटर्न कर देता है। नाउ दिस इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स आर वेरी मच रिएक्टिव। नाउ रिएक्शन विल प्रोसीड, दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेशन। डिफरेंट स्टेप्स आपकी बुक में आपने पढ़ा हुआ है। हमारे पास ये फ्री रेडिकल दूसरे न्यूट्रल क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करते हैं एंड इट जनरेट्स मिथाइल क्लोराइड, एंड इन द सेकंड स्टेप दूसरा क्लोरीन दूसरे H को रिप्लेस करेगा तो CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन बनेगा। ये रिएक्शन चलता जाएगा तो CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन बनेगा, जिसे हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, क्लोरोफॉर्म CHCl3 थर्ड स्टेप ऑफ प्रोपेगेशन में बनता है। और फिर ये रिएक्शन चलेगा और जो आखिरी हाइड्रोजन बचा हुआ है CHCl3 क्लोरोफॉर्म में, वो भी एक क्लोरीन फ्री रेडिकल स्नैच कर लेगा और रिमेनिंग CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे हम पायरीन भी बोलते हैं या टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं, आईपैक नेम, वो बन जाएगा। अगर मैं मीथेन का अल्केन, एक मिसाल दे रहा हूं, मीथेन सिंपलेस्ट अल्केन, इसकी मैं हैलोजिनेशन करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, देन आई एम गेटिंग द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। मिथाइल क्लोराइड क्लोरोमीथेन जिसे कहते हैं, मिथाइलिन क्लोराइड जिसे डाइक्लोरोमीथेन कहते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन जिसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, इस तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड। These all four type the mixture of products will be obtained if you are using the diffused sunlight, and if you are using the direct sunlight you will get only one product, that will be carbon black and HCl. For example, you are getting this product, अब हम इस रिएक्शन को खत्म करना चाहते हैं तो हम लाइट ऑफ कर देंगे, there will be no light, तो क्या होगा? जितने भी फ्री रेडिकल्स होंगे अवेलेबल, they will combine together and they will form a stable molecule. This is called as termination. This reaction is called as termination. So dear students, that was the story of the alkanes, how they can be prepared, how they are reacting, what are the important points which were quite explained by me, and definitely अब हम इनकी मजीद प्रैक्टिस करेंगे, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को लाइन अप करेंगे इनके MCQs की फॉर्म में। तो मेरे साथ रहिएगा, हम अभी नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। वेल डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने अल्केन्स के बारे में तफसीलन पढ़ा है, उन्हें कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उनके रिएक्शंस क्या होते हैं, उनके क्या की पॉइंट्स हैं। अब ये कुछ MCQs मैं आपके सामने इसलिए एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे ये पहला MCQ आप देख रहे हैं बोर्ड के कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है अल्केन्स के। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? दिस इज इंटरेस्ट टेस्ट, नथिंग इज विच कैन बी लेफ्ट। तो हम इसको थॉरोली पढ़ेंगे। अब इसके लिए हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अल्केन्स में C1 से लेके C4 तक गैसेस हैं, C5 से लेके C17 तक जो अल्केन्स हैं दे आर लिक्विड्स, और C18 से ऑनवर्ड जो हैं दे आर
सॉलिड्स। तो इस फिजिकल प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि मीथेन अप टू ब्यूटेन दे आर गैसेस। क्वेश्चन पूछा गया लिक्विड क्या है, और ये इकोसेन C20, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, और ये मेरा आंसर है, इसमें 20 कार्बन हैं। हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज को पता होना चाहिए, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, मोलेकुलर मास बढ़ता जाता है, डेंसिटी विस्कोसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है, और ऑफ कोर्स सॉल्युबिलिटी अल्केन्स की जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं वो कम होती जाती है। तो इन तमाम पॉइंट्स को भी जहन में रखना है। इस एमसीक्यूज से हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी एम्फसाइज करने का मौका मिलता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, एक क्वेश्चन में। ये दूसरा एमसीक्यू है, आप देख सकते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ विच अल्केन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज फाइनल प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था कि हमने अभी कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज किया है अल्केन्स को। अल्केन्स जब कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज होती हैं तो पहले स्टेप में अल्कोहल्स बनती हैं, फिर एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होती हैं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। और बुक में लाइन लिखी हुई है कि अल्केन्स की कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द फैटी एसिड्स, द ओपन चेन एसिड्स, द एलिफैटिक एसिड्स। डन, करेक्ट। बट यहाँ पे क्वेश्चन एक यूनिक पॉइंट को एलैबोरेट करता है जो मैंने लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास तमाम अल्केन्स जब कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज की जाती हैं तो उनकी जो फाइनल प्रोडक्ट होती है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, सिवाय मीथेन के, बिकॉज मीथेन इज एन अल्केन व्हेन इट इज बीइंग कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज्ड। तो इसकी जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था जो कि आपके सामने रखा गया। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था बुक 2 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के अल्केन्स का, जिसको काफ़ी एक्सप्लेनेटरी मूड में आपको बताया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।